स्क्रीन, रिकॉर्डिंग और साउंड, तीनों चीजें क्लियर है तो कोई यस बोल दें। जल्दी करें। यस सर, क्लियर है। ठीक। देखिए, हमारा जो पिछले क्लास का जो लेक्चर था, उसमें जो आखिरी में प्रैक्टिस सेशन का 5 क्वेश्चन दिया गया था, उस 5 क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, इन अ सोलर एक्लिप्स, यदि सूर्य ग्रहण लगता है, व्हिच वन इज प्रेजेंट इन मिडिल पोजीशन। ये सन था, ठीक, और ये अर्थ था हमारा, और ये मून था। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो हमको सूर्य दिखाई नहीं देता। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसको सूर्य ग्रहण कहते हो आप, तो बीच में कौन रहते हैं, मून, चंद्रमा आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इन ल्यूनर एक्लिप्स, जब चंद्र ग्रहण होता है तो व्हिच वन इज प्रेजेंट इन मिडिल। चंद्र ग्रहण के समय क्या होता है, देखिए, ये सन हो गया, ये अर्थ हो गया, और ये मून हो गया। कि जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्रमा छुप जाता है, सनलाइट नहीं पड़ पाता, तो नहीं चमक पाता, क्योंकि चंद्रमा के पास अपनी खुद की चमक नहीं है, वो सनलाइट को लेकर के चमकती है, तो चमक नहीं पाती, नहीं दिखता, तो सब तरफ अंधेरा लगता है। हमको हमको लगता है चंद्रमा छुप गई है, इसी को कहते हो अब चंद्र ग्रहण। तो कौन आता है बीच में, पृथ्वी यानी कि अर्थ, ये, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द अर्थ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। सूर्य के चारों तरफ कंप्लीट एक चक्कर मारने के लिए पृथ्वी को कितना समय लगता है, बोल रहा है। ये देखिए, ये सन था और ये अर्थ है, ये जब एक चक्कर ऐसे करके कंप्लीट मारेगा, ये जिसमें 1 साल लगते हैं, उसको 1 साल यानी कि 365 दिन, ये पूछा है, ठीक, कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जब चक्कर मारेगी तो कितना समय लगेगा। अगला क्वेश्चन, इफ द अर्थ नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड सन। इस अर्थ का यदि नॉर्थ पोल यानी कि ये वाला एरिया ऐसा, नॉर्थ पोल यदि सूर्य तरफ झुका हुआ है, इधर साउथ पोल है, तो साउथ पोल थोड़ा सा बाहर की तरफ झुका होगा, तो ये हमारा देखिए, इतना इतना हमारा नॉर्थ पोल हो गया। ये नॉर्थ पोल सूर्य तरफ झुका हुआ है, तो इधर ज्यादा सनलाइट पड़ेगा जी। जब इधर ज्यादा सनलाइट पड़ेगा तो ये पूरा एरिया बहुत गर्म रहेगा, तो इधर कौन सा सीजन हो जाएगा, नॉर्थ पोल तरफ समर सीजन। जबकि कम लाइट किधर पड़ेगा, साउथ पोल तरफ। जब कम लाइट पड़ेगा तो इधर ठंड लगेगी ज्यादा, क्योंकि लाइट कम पड़ रहा है, टेम्परेचर कम रहेगी, ठंड लगेगी तो विंटर सीजन हो जाएगा इधर। क्वेश्चन ये पूछा है कि इफ द अर्थ नॉर्थ पोल इज टिल्टेड टूवर्ड द सन, व्हाट सीजन विल बी एट द अर्थ साउथ पोल। यदि नॉर्थ पोल सूर्य की तरफ झुका हुआ है तो साउथ पोल तरफ कौन सा सीजन रहेगा बोलने पर, विंटर सीजन रहेगा। ये अगला, विच प्लेनेट इज आल्सो नोन एज रेड प्लेनेट। किस प्लेनेट को आप लाल ग्रह के नाम से जानते हो, तो मार्स को, मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये था पिछले लेक्चर के प्रैक्टिस सेशन के 5 क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं ये कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का जो क्लास चल रहा था, जिसमें हमने मॉडर्न हाइपोथेसिस के बारे में जिक्र किया था पिछले क्लास में, इसमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को हमने पढ़ लिया था। अब हम बात करने वाले हैं अगले क्लास में केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन की उत्पत्ति केमिकल से कैसे करके हुई है, रसायनों से कैसी हुई है, जिसको हम केमोजेनी के नाम से जानते हैं, कि केमिकल से किस प्रकार जीवन बनना शुरू हुआ, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, केमोजेनी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं केमोजेनी। देखते हैं केमोजेनी का जो क्लास है वो एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगा
डिटेल से हम बात करेंगे, इसीलिए केमोजेनिक की क्लास को प्रयास करूंगा 3 क्लास में खत्म हो जाए। ठीक, तो केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ जिसको केमोजेनिक कहते हो, उसमें क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का बनना। पहले जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल रहेंगे उससे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बनेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, फिर सिंपल से धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। तो केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ यानी कि रसायनों से जीवन का जो उद्भव हुआ है, उत्पन्न हुआ है, जीवन कैसे हुआ है, इस चीज का पहला जो थॉट आया, इस चीज को जिसने पहली बार सोचा वो थे दो साइंटिस्ट, ओपेरिन एंड हेल्डेन। ओपेरिन एंड हेल्डेन, अलेक्जेंडर इवानोविच ओपेरिन ये हैं, और जॉन बर्डन सैंडरसन हेल्डेन ये हैं। मैं उनके फोटो को थोड़ा जूम करके दिखा दे रहा हूं, ये ओपेरिन साहब हैं और ये हेल्डेन साहब हैं। इन दोनों का मानना था कि जो हमारा प्रिमिटिव अर्थ है, सबसे पहले का जो पृथ्वी था, भाई उस समय तो जीवन था ही नहीं, तो जो प्रिमिटिव अर्थ है उस प्रिमिटिव अर्थ में मान लीजिए वॉल्केनिक करप्शन हुआ होगा, ज्वालामुखी फटी होगी, वॉल्केनिक एरप्शन हुआ होगा, और इधर से सनलाइट तो था ही, सन तो था ही, तो सनलाइट भी पड़ रहा था, उसके रेडिएशन आ रहे थे जैसे यूवी रेस, है ना, अल्ट्रावायलेट रेस जिसको बोलते हो आप, ये तो इसकी वजह से और वॉल्केनिक एरप्शन की वजह से, इन सब की वजह से क्या हो रही होगी, टेम्परेचर बढ़ रही होगी, ज्यादा टेम्परेचर हुई शुरू में। इधर से देखो तो आपको लाइट दिख रहा होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक, इलेक्ट्रिक, ये करंट कहां से आया था बोलने पर, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ था, गाज गिरा था, बिजली कड़की थी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ था। तो शुरू में ये सब एनर्जी थे, ये वॉल्केनिक एरप्शन, सनलाइट और ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होना, इलेक्ट्रिक करंट का पैदा होना, ठीक, ये सब उस समय के एनर्जी थे। और उन इन सभी की वजह से इस प्रिमिटिव अर्थ पर, उस पृथ्वी के शुरुआती दौर पर सबसे पहले कोई ना कोई केमिकल आपस में मिल करके कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाए होंगे। ये सब जब माहौल मिला होगा, ये इन्वायरमेंट मिला होगा कि टेम्परेचर ज्यादा हुई है, बिजली गिर रही है, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, उससे जो माहौल क्रिएट हुआ होगा, उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के धीरे धीरे बड़े बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण किए होंगे। और ऐसा किसने सोचा, ओपेरिन एंड हेल्डेन ने, ठीक, ये आइडिया किसका था, ओपेरिन एंड हेल्डेन का, बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन। तो इन्होंने केवल सोचा कि ऐसे हुआ होगा शायद कि शुरुआती पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश की वजह से टेम्परेचर बढ़ी होगी, वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, ज्वालामुखी फटी होगी, अंदर के मटेरियल बाहर निकले होंगे, अंदर, अब पृथ्वी के सबसे अंदर कोर वाले रीजन पर निकल आयरन सब पाए जाते हैं, वो सब बाहर निकले होंगे, वो सब आपस में, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट मिला होगा, ये सब मिल करके आपस में ये मेटल आयन वगैरह मिल करके धीरे धीरे बड़े मॉलिक्यूल बनाए होंगे, ऐसा ओपेरिन और हेल्डेन साहब का कहना है। लेकिन वो साबित नहीं कर पाए, उन्होंने बोला कि ऐसे हुआ होगा। और इसी चीज को साबित करने के लिए हमारे पास दो साइंटिस्ट हैं, पहला है मिलर, दूसरा यूरे, बाय मिलर एंड यूरे। मिलर जो है ना वो यूरे साहब के अंदर काम कर रहे थे, यानी कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट में यूरे उसको सुपरवाइज कर रहे थे, यूरे साहब बताते जाते थे और मिलर साहब करते जाते थे, ठीक, उनके गाइड होता है ना, तो मिलर के गाइड कौन थे, यूरे, ये समझ लीजिए आप। तो ओपेरिन एंड हेल्डेन ने जैसी जैसी सिचुएशन के बारे में बात की, जैसी इन्वायरमेंटल कंडीशन के बारे में बात की कि पुरानी पृथ्वी कैसी रही होगी, तो सेम ऐसा मिलर और यूरे साहब ने लैब के अंदर तैयार किया, सेम ऐसा माहौल तैयार किया। तो प्रिमिटिव अर्थ लाइक कंडीशन क्रिएटेड इन लैब बाय मिलर एंड यूरे, ठीक है, मैं इसको इक्वल टू कर दे रहा हूं। तो प्रिमिटिव अर्थ इक्वल टू इनके द्वारा तैयार किया गया लैब कंडीशन,
अब क्या था उसमें, हम उसको धीरे धीरे करके बात करेंगे। देखिए पहले कमेंट देख लेते हैं कि द केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ प्रपोज्ड बाय ओपेरिन एंड हेल्डेन, बट इट वाज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड बाय मिलर, यानी कि मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट के द्वारा। किसने साबित किया? मिलर ने। किसके सुपरविजन में काम किया था? यूरे के। ठीक, चलिए तो ओपेरिन साहब ये पूरे एक्सपेरिमेंट करने के बाद क्या कहते हैं? ने ये ओपेरिन साहब का क्या कहना था? ओपेरिन और हेल्डन जो थे, ओपेरिन साहब का क्या कहना था जिसको साबित करेंगे मिलर साहब? तो ओपेरिन सजेस्टेड दैट from these simple compound more and more complex organic compound were formed gradually under the influence of electric charges, ultraviolet rays या corpuscular radiation। कि ओपेरिन और हेल्डेन साहब जो थे दोनों, इन दोनों का कहना यह था कि पुरानी पृथ्वी पर बहुत सिंपल मॉलिक्यूल पहले हुए होंगे, बहुत सिंपल कंपाउंड हुए होंगे, वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से और सूर्य के यूवी रेस की वजह से या कोई स्पेशल रेडिएशन की वजह से आपस में मिल गए होंगे और इस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड या सिंपल कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में बदल दिए होंगे। ये इलेक्ट्रिक चार्जेस था और ये यूवी रेस था। ये ठीक, ये इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हो आप, इन दोनों की वजह से एक ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बना होगा। इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करेंगे कौन? मिलर और यूरे। और हमारे पास आता है अगला मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट। मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्या किया था? प्रूव किया था। तो प्रूवन ओपेरिन एंड हेल्डेन्स थ्योरी, ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा दिए गए थ्योरी को मिलर और यूरे ने प्रूफ किया। तो लैब में उन्होंने क्या क्या कंडीशन रखा, क्या क्या माहौल रखा, तैयार किया? देखिए तो सबसे पहले तो उन्होंने एक चैम्बर डेवलप किया, बॉइलिंग चैम्बर। ये बॉइलिंग चैम्बर, इस बॉइलिंग चैम्बर में पानी डाला और उसको बंसन बर्नर के द्वारा गर्म किया। ये बंसन बर्नर ये था। तो बॉयल किया, जब बॉयल किया तो यहाँ की पानी गर्म हुई, जब बहुत ज्यादा गर्म होगी तो भाप के रूप में ये आगे बढ़ती जाएगी। जैसे भाप के रूप में धीरे धीरे इस ट्यूब से आगे बढ़ती जाएगी। और इस जो ये एक्सपेरिमेंट था, इसमें जो ये सेट किया गया था, तो इस ट्यूब को जिसमें से भाप यानी कि स्टीम आगे बढ़ती जा रही है, वो एक दूसरे चैम्बर पे खुलेगी। इस चैम्बर को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चैम्बर। ठीक, तो टोटल 3 चैम्बर यहां पर रहते हैं। पहला तो क्या होगा? बॉइलिंग चैम्बर, दूसरा इलेक्ट्रिक चैम्बर। इलेक्ट्रिक चैम्बर क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया गया है। एक तरफ एनोड पॉजिटिव चार्ज वाला, एक तरफ कैथोड नेगेटिव चार्ज वाला। ठीक, ये इलेक्ट्रिक करंट है। याद रखना, मैं हमेशा बोलता हूं जब भी एनोड कैथोड की बात आती है, एन आयन यदि कहीं पर होता है, ये आयन है, चार्जेस एन आयन होता है, जैसे एटम में होते हैं आयन्स, तो एन आयन मतलब होता है नेगेटिव, नेगेटिव आयन। और कहीं पर कैटायन लिखा है, इसका मतलब क्या होता है? प्लस, पॉजिटिव आयन। याद करने के लिए कैसे लिखना, देखो कैट आयन मतलब उसको याद रखने के लिए कट आयन पढ़िए, कट हो रहा है जहां पर। देखिए इसमें एक ऐसे किया और एक ऐसे किया, कट कर दिया। ये देखिए यहां पर एक बार मैं ऐसे किया और एक बार ऊपर से कट कर दिया, तो कट आयन। ऐसे याद रखना आप। तो एन आयन माइनस, एन आयन माइनस चार्ज है, कैट आयन प्लस चार्ज है। लेकिन मैं अगर इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, ये देखिए इलेक्ट्रिक करंट है, ये एनोड प्लस चार्ज और कैथोड माइनस चार्ज। ठीक, तो ये इलेक्ट्रिक चैम्बर में उन्होंने ऑलरेडी क्या भर दिया था? देखिए तो मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर, ये चारों चीजों को भर दिया था इस चैम्बर में। ठीक, और दूसरा चीज क्या हो रहा है? देखिए तो इधर से अपने बॉइलिंग चैम्बर से जब गर्म भाप यहां से निकल रही है, बहुत हाई टेम्परेचर पे गर्म किया जा रहा है, तो वो भाप जब पहुंच रही कहां पे? इलेक्ट्रिक चैम्बर में जब पहुंच रही है, ये देखिए बहुत गर्म वाला भाप था,
और इधर से इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जा रहा है। तो एक तो इधर से बहुत टेम्परेचर जा रहा था, बॉइलिंग चैम्बर से बहुत हाई टेम्परेचर भाप के माध्यम से जा रहा था, और दूसरा इलेक्ट्रिक करंट दिया जा रहा है। तो दोनों चीज हुआ कि नहीं, यहाँ का पृथ्वी जैसे बहुत गर्म था और साथ ही साथ यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा है, जैसे गाज गिर रहा है, बिजली कड़क रही, जैसे माहौल तैयार किया। और वहां पर मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और वाटर इसको रख दिया था पहले से। देखिए लिखा क्या है कि इलेक्ट्रिक स्पार्क्स सैम्युलेट लाइटनिंग स्टॉर्म। इलेक्ट्रिक स्पार्क बोल रहा है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज दिया जा रहा है, बिजली कड़क रही है, ये बिजली का कड़कना ये पुराने पृथ्वी के किसके समान है, लाइटनिंग स्टॉर्म की। जो पुराने पृथ्वी में जो बिजली कड़कती है, गाज गिरता था, ठीक, बिजली कड़कती थी, उसके जैसे यहां पर इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया जा रहा है, वो उसके बराबर हो गया। सैम्युलेट मतलब उसके समान। तो इलेक्ट्रिक स्पार्क किसके समान है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट किसके समान हो रहा है, पुराने पृथ्वी के गाज गिरने के समान माहौल हो गया यहाँ पर। अगला देखिए तो एनर्जी ऑफ स्पार्क पावर रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन ए हाइपोथेटिकल प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि सबसे पहले पृथ्वी के एटमॉस्फेयर जैसा था वैसा माहौल बन गया है, क्योंकि इधर से ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब गर्म कर रहे हैं, वी यूज ए बंसन बर्नर टू ऑब्टेन वाटर वेपर। वाटर वेपर प्राप्त करने के लिए यहाँ पर पानी डाल के हम गर्म किए, तो भाप यहाँ से गया। आगे क्या बोल रहा है, वाटर वेपर सर्कुलेट थ्रू द एलेम्बिक बोल रहा है, इस ट्यूब के द्वारा जाते जाते यहाँ पर पहुंचा। तो आप यहाँ का माहौल पूरा गर्म पृथ्वी की तरह हो गया, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई हो रहा तो गाज गिर रहा जैसा हो गया। ऐसे होने पर जो डाला गया छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल थे, ये सिंपल मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, बोल रहे हैं। एनर्जी ऑफ स्पार्क पावर रिएक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इन हाइपोथेटिकल प्रिमिटिव अर्थ एटमॉस्फेयर, कि यहाँ पर जैसे ही उधर से गर्म स्टीम भाप आता है, इधर से बिजली की करंट सप्लाई किया जाता है, तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलाए गए थे, ये आपस में मिलकर के बड़े बड़े मॉलिक्यूल के रूप में जब बदल जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, तो सेम ऐसे पुराने पृथ्वी में भी हुआ होगा, ठीक। अब पुराने पृथ्वी का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ओपेरिन एंड हेल्डन ने, और उसको साबित कौन करना चाहते हैं, एक्सपेरिमेंट लगा के मिलर एंड यूरे ने। तो मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट था ये। तो यहाँ जो छोटे मोटे केमिकल थे आपस में मिले होंगे और इस ट्यूब के द्वारा आगे बढ़े होंगे। जब इस ट्यूब के द्वारा आगे बढ़े होंगे, यहाँ पर एक जगह था जिसको बोलते कंडेंसर। कंडेंसर मतलब यहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो आपस में रिएक्शन किए होंगे, उसको यहाँ पर कंडेंस कर दिया होगा। कंडेंस करने के लिए क्या किया करते थे, देखिए तो कंडेंसर में क्या करते हैं, हमेशा यहाँ से कोल्ड वाटर को सप्लाई किया जाता है, कोल्ड वाटर को यहाँ से सप्लाई किया जाता है। जब कोल्ड वाटर, ठंडा पानी इधर से आएगा, तो इधर से गर्म वाला मीडियम इधर आ रहा था, उस गर्म वाले मीडियम के सरफेस को टच करके जब इधर से जा रहा होगा, एक चीज ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये दोनों ट्यूब कभी आपस में मिक्स नहीं होते, याद रखना। ये ट्यूब और इधर से जो एक ट्यूब आया है, दोनों ट्यूब कहीं पर मिक्स नहीं हुआ, मिला नहीं है, दोनों की अपनी अपनी सरफेस है। इसका ट्यूब इधर से बहते बहते जा रहा है और जस्ट उसके साइड से ये कोल्ड वाटर बहते बहते जा रहा है। तो इस कोल्ड वाटर क्या करेगा, इसके गर्म लिक्विड से टेम्परेचर को अपनी ओर अवशोषित कर लेगा, और ये ठंडा पानी जो डाला गया था, ये गर्म पानी बन के बाहर निकलेगा। तो इधर से हॉट वाटर ये बाहर निकला ऐसे करके, ठीक। तो ठंडा पानी मिलाया गया, गर्म पानी बाहर निकला। तो ये गर्म पानी गर्म कैसे हुआ, तो यहां से जो पृथ्वी, पुराने पृथ्वी के जैसे जो माहौल था, वहां जो गर्मी थी, टेम्परेचर थी, उसको इस वाटर ने एब्जॉर्व किया और इधर चला गया, और बदले में उधर से जो मटेरियल थे, लिक्विड था, जो भी मटेरियल था, वो आगे बढ़ा, इस ट्यूब में आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, कंटेनर के पास चला गया, ठीक। चलिए, ये क्या हो गया हमारे पास, कंटेनर, ये कंटेनर। तो 3 चैम्बर हो गए हमारे पास। पहला है बॉइलिंग चैम्बर, दूसरा है इलेक्ट्रिक चैम्बर, और एक कंडेंसर छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये कंडेंसर। और एक चैम्बर क्या है, कंटेनर या कंटेनिंग चैम्बर, प्रोडक्ट को जहां पर स्टोर किया जाता है। ये हो गया। अब फिर रिपीट कर रहा हूं, देखिए, जैसे ही यहां पर पुराना पृथ्वी का माहौल मिला, इलेक्ट्रिक करंट दिया गया, वहां से हॉट स्टीम भाप आ रहा था, गर्मी की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल रिएक्शन किए होंगे,
रिएक्शन करके ट्यूब से आगे बढ़े होंगे, इधर से ठंडा पानी डाल करके गर्म पानी निकल रहा था। गर्म पानी कहां से आया बोलने पर इस लिक्विड का, जो इलेक्ट्रिक चैम्बर से जो लिक्विड आया था उसका गर्मी बाहर निकल गया, तो उसमें जो मॉलिक्यूल थे मॉलिक्यूल आपस में ठंडे पानी की वजह से कंडेंस हो गए। कंडेंस होकर के वो फाइनली जाकर के कंटेनर में स्टोर हो गए। जब कंटेनर में स्टोर हो गए तो मिलर और यूरे ने जब इसको स्टडी किया, देखा कि क्या क्या मटेरियल बना हुआ है, तो उन्होंने पाया कि प्रोडक्ट के रूप में उनके पास कुछ अमीनो एसिड मिले, जैसे ग्लाइसिन सबसे सिंपल अमीनो एसिड, फिर एलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सब मिले। कार्बोहाइड्रेट के रूप में राइबोज मिला उनको, न्यूक्लिक एसिड के रूप में एडेनिन और यूरासिल मिला, अदर मॉलिक्यूल के रूप में फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड यूरिया, ये सब उनको मिले। ठीक, तो जब ये इतना सब चीज तो मिलाया नहीं गया था ना, यहां पर केवल मेथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन और वाटर मिलाया गया था। जब यहाँ पर कोई अमीनो एसिड नहीं मिलाया गया था, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलाया गया था, किसी प्रकार का कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं मिलाया गया था, कोई यूरिया वगैरह नहीं मिलाया गया था, तो वो सब कहाँ पे आए, यहाँ पर स्टोर कैसे करके हुए? इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ये सभी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन किए होंगे और इस ठंडे पानी की वजह से कंडेंस हो गए होंगे और यहाँ पर स्टोर हो गए। तो शायद पुरानी पृथ्वी भी ऐसे ही रही होगी, इस प्रकार का माहौल रहा होगा और उस पुराने पृथ्वी पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड उस समय बन गया होगा। तो ये जो थॉट था, ये थॉट था ओपेरिन एंड हेल्डन का, और इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया मिलर एंड यूरे ने। उसमें से भी यदि मैं बात करूं मिलर साहब ने, यूरे तो केवल उसको उनको गाइड कर रहे थे, सारा काम तो मिलर साहब कर रहे थे। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं जी? ठीक, चलिए आप ध्यान ये रखना, उनको जो प्रोडक्ट के रूप में मिला था मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट में, वो प्रोडक्ट क्या क्या थे इसको जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपके क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, देखते हैं कमेंट क्या कहता है। इट वॉज ए केमिकल सिंथेसिस, बिल्कुल केमिकल को सिंथेसाइज किया जा रहा है, नए नए केमिकल बन रहे हैं। केमिकल सिंथेसिस एक्सपेरिमेंट दैट सैमुलेटेड मतलब के समान द कंडीशन ऑफ अर्ली अर्थ। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक पुरानी पृथ्वी के समान एटमॉस्फेयर यहां पर डेवलप किया जा रहा है लैब के अंदर। ठीक, तो कंडीशन ऑफ अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर टू टेस्ट द आइडिया दैट लाइफ कुड हैव फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल केमिकल रिएक्शन। और इस एक्सपेरिमेंट से यह बताया जा रहा है कि बहुत ही सिंपल सिंपल मॉलिक्यूल के सिंपल सिंपल रिएक्शन से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हैं, ऐसा यहां पर यह साबित किया जा रहा है। ठीक, अगला, द एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म्ड इन 1952 बाय स्टैनले मिलर। मिलर के द्वारा इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरीके से सेटअप किया गया 1952 में। 1952 की डेट को मैं एक और चीज के लिए याद करने बोलता हूं आपको, कि उस समय वाटसन एंड क्रिक, जिनको नोबेल प्राइज मिला था ना, वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल स्टैंडर्ड मॉडल को उस समय उन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक, इसलिए उसको भी याद रखना है। अब यहां पर मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है बाय स्टैनले मिलर एंड सुपरवाइज्ड बाय नोबेल लॉरिएट हैरोल्ड यूरे। और इस पूरे एक्सपेरिमेंट की देख रेख किसके अंडर में थी? हैरोल्ड यूरे के अंडर में थी। और वो नोबेल प्राइज अपने काम में ले चुके हैं ना, तो कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे वो हैरोल्ड यूरे। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। तो पूरा एक्सपेरिमेंट कहां पे कंडक्ट किया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में, शिकागो की यूनिवर्सिटी में इस एक्सपेरिमेंट को मिलर साहब ने किया हैरोल्ड यूरे की गाइडेंस में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस प्रकार से साबित हुआ कि नहीं कि ओपेरिन एंड हेल्डन ने जो माहौल बताया था उसी माहौल को मिलर एंड यूरे ने लैब में पूरा माहौल तैयार किया और बताया कि हाँ बिल्कुल एक सिंपल केमिकल सिंपल कंपाउंड डाल दीजिए, जब इस प्रकार का माहौल बनेगा
गर्मी वाला माहौल, गर्म रहेगा, हॉट रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट चलता रहेगा, तो उस समय सिंपल केमिकल आपस में मिल करके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना देते हैं। तो शायद ऐसे ही जो ओपेरिन और हेल्डन ने बोला था, ऐसे ही पुराने पृथ्वी में सिंपल मॉलिक्यूल से बड़े बड़े केमिकल कंपाउंड बने होंगे। ठीक है, चलिए स्टेप्स ऑफ केमोजेनी। केमोजेनी को पढ़ने के लिए, केमोजेनी यानी कि केमिकल सिंथेसिस ऑफ लाइफ, जीवन के निर्माण जो है केमिकल से हुआ है, उसके हम 4 स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बने ये पढ़ेंगे। उसके बाद जो हमारा क्लास होगा, ये आज के क्लास में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्लास होगा फॉर्मेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसको पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे। इसमें इसमें हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। पहला प्रोटीनोइड्स, पहला, दूसरा कोसर्वेट, तीसरा माइक्रोस्फीयर। यहां पर बात करेंगे हम 3 चीज के बारे में, वो हमारा अगला क्लास में रहेगा। उसके बाद तीसरा स्टेप में क्या आएगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, द नेकेड डीएनए, डीएनए बनाएंगे। और अगला स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन एंड प्रोटोबायोन्ट्स, प्रोटोबायोन्ट्स यानी कि वायरस, प्रोटोवायरस वो पहली बार बनेंगे। तो हम पढ़ेंगे आज के क्लास में ये, नेक्स्ट क्लास में सेकंड स्टेप पढ़ेंगे, और थर्ड क्लास में बाकी दो स्टेप को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेप्स ऑफ केमोजेनी की सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना, याद रखना ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बनिक पदार्थ भी कहते हो। कार्बनिक पदार्थ मतलब जिसमें कार्बन हो, कार्बन हो का मतलब हाइड्रोकार्बन हो। कार्बन मतलब यहां पर कार्बन से मतलब है हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन का मतलब कि हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, जैसे सी और एच। अब उसका फार्मूला जो भी हो वो फर्क नहीं पड़ता है। मैं अगर बोलूं कि केवल कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कार्बन तो है लेकिन वो हाइड्रोकार्बन नहीं है। क्यों, कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के ओरिजिन के लिए हम 4 स्टेप में इसकी बातें करेंगे। पहला फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन यानी कि माइक्रोमोलिक्यूल्स, सबसे छोटे मोलिक्यूल्स कैसे बनते पढ़ेंगे। देखो यहां पर हम लोग माइक्रोमोलिक्यूल की बात कर रहे हैं पहले लाइन पे इसमें, और सेकंड पे जब अगले क्लास में बात करेंगे वहां पर मैक्रोमोलिक्यूल की बात करेंगे। तो माइक्रो मतलब छोटे मोलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़े मोलिक्यूल। चलिए देखिए अब, तो माइक्रोमोलिक्यूल में जैसे सबसे पहले क्या बन गया, एसिटिलीन, फिर एथिलीन, मेथेन, एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब शुरू शुरू में बने। ये सब हाइड्रोकार्बन है, सब में कार्बन हाइड्रोजन है। देखिए आप ध्यान से देखिए, सब में हाइड्रोजन कार्बन है। कार्बन हाइड्रोजन देखिए, ये देखिए CH3 CH, देखिए सब जगह सब ये हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और सबसे छोटे वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अगला देखिए तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भाई कार्बोहाइड्रेट कैसे बना इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो कार्बोहाइड्रेट के 3 फॉर्म होंगे, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड मतलब वह कार्बोहाइड्रेट जिनको और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते आप, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। और यदि इनको और छोटे टुकड़ों में तोड़ूंगा तो कार्बोहाइड्रेट निकल आएंगे फिर ये, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की वह छोटी से छोटी यूनिट जिसको और छोटे कार्बोहाइड्रेट में नहीं तोड़ सकते, वो मोनोसेकेराइड कहलाता है। मोनो यानी कि सिंगल, सेकेराइड यानी कि शुगर, तो सिंपल शुगर, एक यूनिट वाला शुगर। डाई मतलब डाई सेकेराइड, पॉली मतलब में नहीं कई शुगर, डाई मतलब 2 शुगर। तो देखिए डाई सेकेराइड में 2 मोनोमर जुड़े होंगे, माल्टोज बना, सुक्रोज बना, लैक्टोज बना। देखिए तो ग्लूकोज, ग्लूकोज मिला, माल्टोज बना। तो ग्लूकोज एक मोनोमर है, इधर मोनोमर है, 2 मोनोमर, और इधर डाइमर है। 2 मोनोमर मतलब 2 मोनोसेकेराइड, डाइमर मतलब डाइसेकेराइड। ठीक, तो ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर क्या बनाएंगे, माल्टोज।
ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाएंगे, सुक्रोज। ग्लूकोज गैलेक्टोज मिलकर क्या बनाएंगे, लैक्टोज। इसको याद रखना आप, ये ठीक है। अब पॉलीसेकेराइड में क्या बना था, स्टार्च। तो इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ। ठीक, आप ये देख लीजिए, ये टोटल डाइसेकेराइड की बात कर रहा है कि माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज कैसे बना बोलने पर इनके आपस में मिलने से बना हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। डाइमर यानी कि डाइसेकेराइड। टू मोनोमर यानी कि मोनोसेकेराइड। टू सेकेराइड। ठीक है, चलिए अगला क्या हमारे पास, फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपिड वाला मामला बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बना, लिपिड बनेगा। अब क्या बनेगा, अमीनो एसिड। देख लीजिए, फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड, ये तीसरा नंबर पे आएगा भाई, ये तीसरा नंबर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, चौथा नंबर पे हो जाएगा। ठीक, तो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा। ठीक है, ये नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक था, आप देख लेना, है ना। तो ये टोटल 4 पॉइंट में हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएंगे। सबसे पहले बहुत सिंपल माइक्रोमोलिक्यूल बनेंगे, ये सब माइक्रोमोलिक्यूल है, सब छोटे छोटे हैं, माइक्रो मोलिक्यूल, फिर कार्बोहाइड्रेट, फिर लिपिड, फिर अमीनो एसिड। ठीक, ये बनेगा। चलिए अब देखिए, समरी ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ, कि रसायनों से, केमिकल से जीवन की उत्पत्ति हुई है। इसके लिए जो स्टेप्स दिए गए हैं वैज्ञानिकों के द्वारा, ओपेरिन एंड हेल्डन जो सोचे होंगे शुरू में कैसे होगा, देखिए कि सबसे पहले पृथ्वी पर ये आयन तो थे, एलिमेंट तो थे, तो ये सबसे पहले एलिमेंट थे। एलिमेंट में देखिए यहाँ पर क्या क्या दिखाया गया हमारे पास, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और याद है हाइड्रोजन सबसे पहली बार बना था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। इसका मतलब और दूसरी चीज नहीं है, मत सोचना, बाकी भी है, बस यहाँ पर 3 चीज दिखाया गया। और दूसरा क्या हुआ कि हमारा पृथ्वी था, अर्थ था, अगर आपको याद होगा, अर्थ में सबसे बाहर क्रस्ट था। ठीक, ये क्रस्ट था, चलिए मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर क्रस्ट। उसके बाद मेंटल था, उसके बाद मेंटल मतलब ये सेकंड नंबर पे था, बस थोड़ा सा रुक जाए, ये मेंटल पोर्शन था, मान लीजिए ये मेंटल था। और सबसे बीच में जो था वो क्या था, कोर था, ये कोर वाला पोर्शन था। ठीक, जब ज्वालामुखी फटता है ना, वोल्केनिक इरप्शन होता है, धरती फटती है, तो यहां से चीजें बाहर निकलती हैं, ये, और जब वहां से चीजें बाहर निकलेंगी, यहां पर जमा होती जाएंगी धीरे धीरे लावा के रूप में। और इस लावा में अब याद रखिए, आयरन, निकल जो हैवी मेटल थे अंदर थे, और यही लावा ये है, देखिए ये लावा था, वो अंदर से निकला है, कोर वाले भाग से निकला हुआ है। ठीक, चलिए मैं थोड़ा सा उसको दिखा दूं आपको डायग्राम में। ये देखिए, देखिए तो जो सेंटर पे था सॉलिड कोर लिखा है, देखिए तो इस कोर में हैवी मेटल थे, आयरन और निकल। जब ज्वालामुखी फटेगी तो यहाँ के मटेरियल बाहर निकलेंगे। ठीक, तो केवल आयरन और निकल ही नहीं थे ना, और भी हैवी मेटल होंगे, जितना भी थे वो सब अंदर पड़े थे, वो सब बाहर निकलेंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये अर्थ,
यहां पर क्या हुआ, वोल्केनिक एरप्शन, तो लावा बाहर निकला, लावा में आयरन निकल के साथ अदर मेटल भी निकले, और ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर पे, हमारे क्रस्ट भाग पर बाहर की तरफ हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन तो था। तो ये आयरन, निकल, इन कार्बन से मिलकर के कार्बाइड बनाएंगे, तो आयरन कार्बाइड, निकल कार्बाइड, कैल्शियम निकला तो कैल्शियम कार्बाइड, ये सब मिलेंगे, यहां पर कार्बाइड बनाएंगे। ठीक, इधर से कार्बन से मिल गए, ओके थोड़ा सा रुक जाइए बस, इधर से कार्बन से मिले और क्या बना दिया, कार्बाइड बना दिया। ये तो अगर आयरन मिला तो आयरन कार्बाइड, निकल मिला तो निकल कार्बाइड, कैल्शियम मिला तो कैल्शियम कार्बाइड, कुल मिला के कार्बाइड बन गया। और उधर ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में जो हमारे ये हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन हैं, वो मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, ये तो बना ही रहे हैं। ठीक, ये बस थोड़ा समय दीजिए मुझे, ये तो बन ही रहा है, मेथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन साइनाइड, और इधर से कार्बाइड आपस में मिल गए। मिलने के बाद ध्यान से देखिए, अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, कि वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन, जिसकी सहसंयोजी क्षमता 4 बॉन्ड बनाने की होती है, एक कार्बन 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड बना सकता है। एक कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है, 4 अलग अलग, जैसे ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये, तो एक कार्बन 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, देखिए आप यहां पर। तो अगर 4 से बॉन्ड बना लिया तो ये हो जाएगा सैचुरेटेड, क्योंकि इस कार्बन की मैक्सिमम क्षमता जो थी वो 4 बॉन्ड बनाने की थी, और 4 बॉन्ड अलग अलग एटम से बनाने की थी। अगर 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड बना लिया, मतलब शांत हो गया, संतुष्ट हो गया, खुश हो गया, इसलिए उसको बोलूंगा सैचुरेटेड, मतलब संतृप्त हो गया, ये इसकी आत्मा तृप्त हो गई समझ लीजिए इस कार्बन की, क्योंकि ये चाहती थी जीवन में कि 4 बॉन्ड बना ले, उसने 4 बॉन्ड बना लिया 4 अलग अलग हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब इसकी चाहत पूरा हो गया, मतलब तृप्त हो गया, मतलब ये सैचुरेटेड है। किसी कारणवश ये 4 अलग अलग एटम से बॉन्ड न बना करके ऐसे बॉन्ड बन जाता है कि एक ही एटम के साथ दो दो बॉन्ड बनाना पड़ जाता है। जैसे देख लीजिए, ये कार्बन, ये कार्बन, मैं बोला ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये देखिए, यहां पर देखिए कार्बन, ये भी 4 अलग अलग एटम से बन बनाया है, ये भी 4 अलग अलग एटम से बन बनाया है, कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है। इसका मतलब मामला क्या हो गया, CH3 CH3, कहीं पर डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड। कार्बन का पास डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। जबकि मैं आपको अगर ये बोल दूं कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके पास एक हाइड्रोजन 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 है, और यहां पर डबल बॉन्ड बन गया, देखिए इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड बन गया, इस कार्बन का भी 4 बॉन्ड बन गया, लेकिन यहाँ दोनों कार्बन आपस में मजबूरी में गठबंधन किए हैं। मजबूरी में गठबंधन कहने का मतलब बीच में एक बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन 2 बॉन्ड बना दिए लोग, क्योंकि उनके पास एक एक हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब फ्यूचर में ये आगे जाके और एक एक बॉन्ड बना सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं है। अगर इस पहले वाले कार्बन को एक हाइड्रोजन मिल गया तो ये अपना बॉन्ड इधर बना लेगा, इसको मिल गया तो इधर बना लेगा, मतलब एक बॉन्ड तो फिक्स है उनके बीच, लेकिन एक बॉन्ड और जो बना है उसका कोई भरोसा नहीं कब तक टिकेगा। मतलब ये दोनों कार्बन अपने इस डबल बॉन्ड से कभी भी संतुष्ट नहीं है, कभी भी खुश नहीं है, इसलिए उसको बोलूंगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोजन बॉन्ड, अनसैचुरेटेड ये हाइड्रोकार्बन।
हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बोलूंगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। समझ में आया ना? तो यहां पर हो जाएगा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ये, समझ लीजिए। अभी ये देखिए, तो ये क्या था, मामला क्या था, ये CH2 था अभी जो था। चलिए मैं इसको एक बार नीचे लिख दूंगा ना, थोड़ा सा बस रुकिए, समय दीजिए मुझे। ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर आप देखना चाहते हैं देख लीजिए इधर। एथिलीन देखिए CH2 डबल बॉन्ड है। एसिटिलीन देखिए CH डबल बॉन्ड CH है। तो ये सब क्या है, जहां डबल बॉन्ड मिला हो क्या है, अनसैचुरेटेड है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया, ये हो गया। ध्यान से देखिएगा। ठीक, तो ये अनसैचुरेटेड में जैसे ये एथिलीन एसिटिलीन अभी जो दिखाया मैं, एथिलीन एसिटिलीन अभी जो दिखाया, देखिए ये एथिलीन ये एसिटिलीन, ये अनसैचुरेटेड है। तो ये बनना शुरू हो गया फिर। और जब एथिलीन एसिटिलीन, ध्यान से देखिए कहीं पर ऑक्सीजन नहीं है इनके पास, थोड़ा सा रुकिए, ये इतना एक मॉलिक्यूल था समझ लीजिए, और नीचे वाला इतना एक मॉलिक्यूल था। ठीक है, ऊपर वाला सैचुरेटेड था, नीचे वाला अनसैचुरेटेड था। अब मैं ये बोल रहा हूं, अभी जो भी बनाया हूं हाइड्रो में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अब इन्वायरमेंट में धीरे धीरे क्या आने लगा, ऑक्सीजन आने लगा। तो मामला क्या हो जाएगा देखिए, तो अब ये ऑक्सीजन आ गया। अब ऑक्सीजन मिलने लगेगा, जब ऑक्सीजन इनके साथ मिलने लगेगा देखिए, तब ये अलग अलग प्रकार के और मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देंगे। क्या बन जाएगा, जैसे देखिए इधर मान लीजिए बन गया एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, ऑर्गेनिक एसिड, इन सब में ऑक्सीजन भी मिलेगा। हाइड्रोकार्बन तो था ही, कार्बन हाइड्रोजन तो था ही, अब साथ में ऑक्सीजन भी देखने को मिलेगा। जैसे अल्कोहल की बात कर रहे हो, जैसे अल्कोहल में मान लीजिए एथिल अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं, एथिल अल्कोहल, और एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। भाई कार्बन हाइड्रोजन तो पहले से था, अब ऑक्सीजन भी ऐड हुआ ना इधर से, तो ऑक्सीजन भी आगे देखो। ये एल्डिहाइड की बात करते हो, ये एल्डिहाइड बन जाता CHO, कार्बन हाइड्रोजन था ही, एल्डिहाइड बन गया देखिए। कीटोन की बात करते हो आप, C डबल बॉन्ड O, इधर से देखिए दो ग्रुप जुड़ा होगा, यहाँ पर कोई रिमाइंडर ग्रुप जुड़ा होगा, ये कीटोन हो गया। तो ऑक्सीजन तो है, अभी आया ना, कार्बन और हाइड्रोजन था ही है, इधर आर मतलब रिमाइंडर ग्रुप में कोई ना कोई हाइड्रोजन मिलेगा आपको। इधर आर मतलब रिमाइंडर ग्रुप जो था इधर, मान लीजिए CH2 है, या इधर CH3 है, जो भी है, इधर हाइड्रोजन तो मिलेगा ही, यानी कि कार्बन हाइड्रोजन तो था ही, अब ऑक्सीजन भी आ गया। तो इस प्रकार से क्या बन गया, कोई ऑर्गेनिक एसिड बन गया। ठीक, जैसे CH3COOH, देखिए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, एस्टिक एसिड। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अब क्या बनने लगे, जैसे यहाँ ग्लिसरॉल दिया है, ग्लिसरॉल में तो OH होगा ही, ऑल है तो, फॉर्मेल्डिहाइड में CHO हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सब बन गए। अभी धीरे धीरे देखिए मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े क्या होते जा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं। अब उसके बाद क्या है देखिए, बस थोड़ा सा ये, अब एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट रेस। अब अल्ट्रावायलेट रेस कहां से आएगा, सूर्य से ना, सन से आएगा। अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से, और इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, मैं क्या बोला, सूर्य से यूवी रेस आया होगा, और वहां पर गाज भी गिरा होगा, लाइट पड़ा होगा, बिजली कड़की होगी, उसकी वजह से अब ये जो सिंपल मॉलिक्यूल जो बने थे, वो सिंपल मॉलिक्यूल आपस में क्या हुए होंगे, मिल गए होंगे, और क्या बना दिया होगा उन्होंने, अमीनो एसिड, जैसे कि ग्लाइसिन, एलेनिन, ल्यूसीन, एस्पार्टिक एसिड, ये सब यहाँ पर बन गए होंगे। इस प्रकार से अमीनो एसिड बना होगा, और
मिलर एंड यूरे का एक्सपेरिमेंट भी अमीनो एसिड के बनने तक की बात करता है। तो इस प्रकार से अमीनो एसिड यहां तक बने होंगे। देखिए ये अमीनो एसिड तक बनने की बात करता है। यहां पर अमीनो एसिड के बाद अमीनो एसिड आपस में मिल करके भी प्रोटीन बनाएंगे, वो हम आगे बात करेंगे। यहां पर पहले स्टेप में हम सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने की बात करते हैं, यानी कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनने की बात करते हैं। ये देखिए ऑर्गेनिक ऑरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद अगले स्टेप में मैक्रोमोलिक्यूल की बात करेंगे, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएंगे। यहां तक हमने क्या बनाया, अमीनो एसिड या सिंपल मोनोमर कार्बोहाइड्रेट के, लिपिड के, ठीक है ना, ये सब बनना शुरू हुआ। लिपिड के मोनोमर ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पर ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को मान के चल रहा हूँ, लेकिन अलग से उसका मोनोमर नहीं होता है। जिस प्रकार प्रोटीन का मोनोमर होता है अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर होता है ग्लूकोज। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ऐसे लिपिड का कोई मोनोमर नहीं होता है। ठीक, दो कंपाउंड मिलकर के आपस में जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा लिपिड बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये अगर मैं उसको स्टेप बाय स्टेप अगर बोलने का प्रयास करूं तो सबसे पहले देखिए क्या था हमारे पास, इनऑर्गेनिक एटम थे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ऑक्सीजन। यहां पर इस इनऑर्गेनिक एटम से मिल करके एटम एटम मिले होंगे तो मॉलिक्यूल बनाए होंगे। तो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, वाटर, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया होगा। जैसे दो हाइड्रोजन मिल गया, मान लीजिए दो हाइड्रोजन मिल गया, H2 बना दिया। दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिल गया, वाटर बना दिया। एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन मिल गया, NH3 बना दिया। एक कार्बन दो ऑक्सीजन मिल गया, CO2 बना दिया। तो ये सिंपल इनऑर्गेनिक एटम से क्या बना, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना, यानी कि एटम आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये हो गया। उसके बाद क्या देखिए, तो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक हो जाए। अब हाइड्रोकार्बन आने लगेंगे, CH वाला मामला आने लगेगा। देखिए ये मेथेन CH4, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, हाइड्रोजन साइनाइड HCl, देखिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया। उसके बाद सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर बन जाएंगे। अमीनो एसिड तक बनने की बात कर रहा था मैं। ये देख लीजिए, ये फॉर्मेल्डिहाइड तो था ही, ग्लाइसिन, एलेनिन, ये अमीनो एसिड बन गए। राइबोस जो है ये कार्बोहाइड्रेट बन गया, डीऑक्सीराइबोस यानी कार्बोहाइड्रेट बन गया, फैटी एसिड बन गया, नाइट्रोजनस बेसेस बन गए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल, ये सब बन गए। यहां तक हमने ये फर्स्ट स्टेप तक का हमने ये पढ़ा, ये ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यहां तक का है। ठीक, ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे यहां पर मैं क्या बोला, अमीनो एसिड बना, तो इस अमीनो एसिड से आगे जाके प्रोटीन या पेप्टाइड बनेगा। जैसे पेप्टाइड या प्रोटीन बनेगा, वो कैसे बनेगा और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहां बता दे रहा हूं। यहां जो भी अमीनो एसिड बने हैं, जैसे ग्लाइसिन अमीनो एसिड, ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, एलेनिन अमीनो एसिड है, ये ऐसे अमीनो एसिड मिल करके पेप्टाइड बनाए होंगे। ये पेप्टाइड, नाइट्रोजनस बेस मिलकर के न्यूक्लियोटाइड, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर के फैट, और ये राइबोस, डीऑक्सीराइबोस मिलकर के कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाए होंगे। तो ये सब कैसे बना हम अगले स्टेप में पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सिंपल ऑर्गेनिक मोनोमर से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक पॉलीमर बना होगा इसी स्टेप में। और जब ये पॉलीमर बन जाएगा, यही पॉलीमर ही फाइनली एक कोशिका का रूप लिया होगा, एक सेल्स का रूप लिया होगा, जिसको आप प्रोटोसेल कहते हो, प्रिमिटिव सेल कहते हो या प्रिमिटिव लाइफ कहते हो, शुरुआती जीवन बना होगा। ठीक, और प्रोटोसेल मतलब यहां पर
दो चीजें हो सकती हैं। एक प्रोटोसेल का मतलब दो चीजें हैं यहाँ पर, एक कोसरवेट्स को भी कहते हो आप, कोसरवेट को भी कहते हो, और दूसरा माइक्रो स्फीयर को भी कहते हो। अब इन दोनों में से बेस्ट कौन है जो लाइफ को आगे रन करा सकता है, लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, वो हम अगली क्लास में बात करेंगे। तो प्रिमिटिव सेल बना होगा सबसे पहली बात ये। अब इस प्रिमिटिव सेल से अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से इनमें अलग अलग तरीके का इवोल्यूशन हुआ होगा और अलग अलग तरीके का सेल बनाया होगा। तो इसमें क्या बना होगा, क्या हुआ होगा, इवोल्यूशन हुआ होगा और अलग अलग प्रकार के सेल बनाया होगा। जैसे मान लीजिए ये ए टाइप का सेल होगा, एग्जांपल है ए प्रकार का सेल, मान लीजिए बी टाइप का सेल और मान लीजिए सी टाइप का सेल, तीन अलग अलग प्रकार के सेल बन गए, दैट इज इवोल्यूशन। तो प्रिमिटिव सेल का बनना यानी कि प्रोटोसेल का बनना, उसके बाद इवोल्यूशन का होना। इस प्रकार से आज देखोगे पूरी दुनिया में सब तरफ ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होते जा रहे हैं। समझ में आया? समझ में आया जी? सुन पा रहे हो कि नहीं आप लोग? अच्छा ठीक है, चलिए। तो इतना पढ़ने के बाद, ओपरिन और हेल्डेन साहब के इतना बोलने के बाद, मिलर और यूरे साहब के एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक मन में सवाल तो ये आता है, ठीक है जीवन ऐसे बना होगा, पुरानी पृथ्वी पर ऐसे टेम्परेचर बढ़ी होगी, हॉट कंडीशन हुआ होगा, बिजली गाज गिरी होगी, इलेक्ट्रिक करंट चला होगा, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिल करके बड़े ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे। तो कहां बने होंगे? क्या वो पर्वतों में बने होंगे, कि वो तालाबों में बने होंगे, या समुद्र में बने होंगे? और यदि समुद्र में बने हैं तो क्या समुद्र के ऊपरी सतह में बने होंगे, कि समुद्र के बीच वाले जगह पे बने होंगे, या समुद्र के सबसे निचली सतह पे बने होंगे? ये मन में सवाल आता है, यानी कि जीवन की उत्पत्ति कहां पे हुई होगी। ये देखिए, तो हमारा अगला क्या देखिए, तो बस थोड़ा सा ना, चलिए, वेयर डिड लाइफ ओरिजिनेट, कि जीवन की उत्पत्ति कहां पे हुई है। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों का जो तर्क था, उस तर्क के आधार पर हम ये मान सकते हैं कि सबसे पुरानी पृथ्वी पर जो समुद्र था, समुद्र का जो सबसे निचली सतह था, जिसको हम डीप हाइड्रोथर्मल वेंट रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? डीप मतलब बहुत गहरा, डीप हाइड्रो थर्मल वेंट रीजन। इस एरिया पर बहुत हॉट था, टेम्परेचर ज्यादा था, टेम्परेचर ज्यादा था यहां पर, और यहां पर ढेर सारे प्रकार के अलग अलग मॉलिक्यूल थे, सिंपल मॉलिक्यूल। वो सब यहां पर जब बिजली गिरी होगी, गाज गिरी होगी, तो जो भी माहौल बना होगा वो यहीं पर बना होगा, और सिंपल मॉलिक्यूल आपस में मिल करके लाइफ की ओरिजिन किए होंगे। तो यहां पर ओरिजिन ऑफ लाइफ हियर, ठीक। मैं इसको ऐसे कर दूं, हियर ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति यहीं पर हुई। तो यहां पर क्या क्या बने होंगे भाई, देख लीजिए। माहौल यहां पर बहुत गर्म था, ठीक है भाई। समुद्र की निचली सतह पे टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो सबसे गहरा वाला भाग जहां पे हुआ होगा समुद्र का, वहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ होगा। तो वहीं पर क्या क्या बने होंगे देख लीजिए, यहाँ पर क्या बने होंगे। मैं इधर लिख दूं, इधर लिख दूं, चलिए। यहाँ पर क्या क्या बने होंगे, फैट, कार्बोहाइड्रेट, पहले तो कार्बोहाइड्रेट बना होगा,
पहले कार्बोहाइड्रेट लिख दे रहा हूँ लोग की, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट, और भी जितना ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उन सब का क्या होगा, यहाँ पर सिंथेसिस हुआ होगा, और इन्हीं से जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत हुई होगी। ठीक, और इस माहौल को, इस जगह की इस मीडियम को, लिक्विड को हेल्डेन साहब ने क्या नाम दिया, इस लिक्विड को हॉट डाइल्यूट सूप। क्या बोला इसको उन्होंने, हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट डाइल्यूट सूप। हॉट मतलब बहुत गर्म था, डाइल्यूट मतलब बहुत पतला लिक्विड था, वाटर था वो तो डाइल्यूट था। सूप मतलब बहुत सारे अलग अलग मटेरियल का मिक्सचर था, तो हॉट डाइल्यूट सूप हो गया। ठीक, बहुत सारे अलग अलग केमिकल का मिक्सचर था, लिक्विड वाला वाटर था और गर्म था। वहां पर जब बिजली बिजली गिरा होगा तो वहीं पर सबसे पहले केमिकल आपस में मिक्स हो गए होंगे और एक बड़े लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाए होंगे। इस प्रकार से धीरे धीरे वहां पर जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। ठीक, अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करूं, देखिए यहाँ पर ये बुलबुले वगैरह निकल रहे हैं, देखिए ये सब देखिए, ये बड़े बड़े दिख रहे हैं ऑर्गेनिक मेराइन साइनोबैक्टीरिया बना बोल रहे हैं, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करने वाले इवॉल्व हुए होंगे, यहाँ पर सिम्बायोसिस लाइफ बना होगा। ये सब कैसे हुआ हम धीरे धीरे करके आगे पढ़ेंगे। बस ये जान लीजिए कि जीवन की उत्पत्ति कहां पे हुई, तो डीप हाइड्रोथर्मल वेंट रीजन पे हुई है। ठीक है ना। कुछ वैज्ञानिकों का मानना यह भी है कि जो लावा निकलता है ना, उस लावा से जो मटेरियल निकलते हैं, मटेरियल के निकलने के बाद जीवन की उत्पत्ति हुई। देखिए लावा फट के निकल गया, जब निकला तो देखिए ढेर सारे दिख रहे हैं छोटे छोटे स्ट्रक्चर। ये लाइफ बिगन इन हॉट स्प्रिंग ऑन लैंड, यहीं से जीवन की उत्पत्ति होना शुरू हुआ है बोल रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो लावा इधर उधर से तैरते तैरते, समझ लीजिए इधर से आते आते पानी में आ गई। तो जो ज्यादा बेस्ट थ्योरी है कि जीवन की उत्पत्ति कहां पे हुई, तो समुद्र के सबसे निचली सतह पे गर्म जगह पे हुई है, वो सबसे सटीक थ्योरी है। ठीक, चलिए कमेंट पढ़ते हैं आप। द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड अमीनो एसिड एंड अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोबेबली अकर्ड इन सी, सब समुद्र में बने हैं ऐसा माना जाता है, which have been described by हेल्डेन as the hot dilute soup। हेल्डेन के द्वारा इसको hot dilute soup कहा गया। ठीक, containing molecules of these organic substances in abundance, क्योंकि ये सभी के सभी कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, फैट बहुत ज्यादा मात्रा में इस गहराई वाले भाग पर मिलते हैं अभी भी हमको, तो हम ऐसे ये मानते हैं ये सबसे शुरुआत यहीं से बनी होगी, तभी तो वहां पर ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा मात्रा में अभी पाए जाते हैं। अगर अभी मिल रहे हैं इसका मतलब वो पहले वहीं पर बने होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति समुद्र की निचली सतह से हुई होगी। तो इस प्रकार आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा जी, केमोजेनी यानी कि केमिकल सिंथेसिस से जीवन कैसे बना। तो केमोजेनी के जो 4 पॉइंट थे, ये केमोजेनी के जो 4 पॉइंट थे, इस 4 पॉइंट में से सबसे पहले पॉइंट को हमने आज क्लियर किया। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंड स्टेप को पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि।